है दायरे में। दायरा मतलब कल हफ्ते की जो ओपनिंग हुई थी तो 24,000 से 24,260 तक के लेवल्स थे। आज उसी दायरे में कंसोलिडेशन पर है वीक। कल तो लोस पे खुला था और दिन के हाईस पे जाके सेशन की समाप्ति हुई थी, तो बढ़िया ट्रेंडिंग डे था। आज फंसा हुआ है। आज वीकनेस की बायसनेस है और कंसोलिडेशन का मूड है, वॉलेटाइल सेशन है। और कंसोलिडेशन भी आप कह लीजिए कॉल राइटर्स के जोन्स के अंदर, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है। निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की मंगलवार को एक्सपायरी होती है। 24,000 का पुट, 24,200 का कॉल सबसे ज्यादा एक्टिव है और उसी की गिरफ्त में, उसी के अंदर इस समय इंट्राडे रेंज आपको नजर आएगी। वीकनेस के लिए तो बट ऑब्वियस रीजन वो वेस्ट एशिया क्राइसिस तो खैर वीकेंड पे ही तूल पकड़ गई थी। उस क्राइसिस के बीच में वो ट्रंप साहब का बयान गड़बड़ा गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गार्जियन हैं, रक्षक रखवाले हैं, जैसा कहना है कह लीजिए, और रखवाले हैं तो फीस लेंगे। जितनी शिप्स जाएंगी उनसे 20% वसूली करेंगे। 20% तो बहुत ज्यादा हो गया। ईरान तो बेचारा कह रहा था कि हम ब्रेंट पे हम हर एक बैरल पे $1 चार्ज कर रहे होंगे, ये तो 20% पे उतर आए हैं, तो मामला गड़बड़ा गया। कच्चा तेल 77 वाला 86 इंचअप करते ही चले जा रहा है। आज सुबह 85 वाला 84 पे आया था जब मार्केट खुल रहा था, अब वो 84 वाला 86 पे चला गया। तो आपने 77 पे छोड़ा था कल 3:30 बजे। 86 $9 की तेजी है जो डाइजेस्ट करनी है, और इस तरह की नर्वस इसीलिए बनी हुई है। और यही नर्वसनेस है। कच्चा तेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हम सब जानते हैं, तो इकोनॉमी के कंसर्न्स वे कर रहे हैं। रुपया कमजोर हो रहा है, तो उसके चलते क्या हुआ, बैंक्स प्रेशर में आ गए। जब भी इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न्स आएंगे, बैंक सबसे आगे खड़े मिलेंगे आपको। 1.25% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है। सरकारियों में ज्यादा वीकनेस है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड बैंक्स और फाइनेंशियल्स वे कर रहे हैं इस समय, और ब्रेथ खराब है। कल तो ठीक है, कल ब्रेथ ठीक ठाक थी। आज हम और आपका रिटेल पोर्टफोलियो थोड़ा सा धक्का झेल रहा होगा। नवीन सर, आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट तो मतलब शाम को जाके आप नहीं देखते भाव कैसा गिरा, आज बढ़ा कि गिरा, ऐसा नहीं देखते। यही बेस्ट है। हम लोग क्या है, रोज देखते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। खैर नवीन सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। बजाज कंज्यूमर के नंबर्स स्क्रीन पर आएंगे। बाकी सब अच्छा था। नंबर्स जरा स्क्रीन पर रखिएगा। हाँ, आय 25% का जंप, इबिटा 110% उछलता हुआ, मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन हुआ, 15 वाले 25% पे पहुंचते हुए नजर आए। सब कुछ ठीक था। एक ही वो प्रेजेंटेशन में मेंशन भी है, ग्रॉस मार्जिन साल दर साल तो बढ़िया एक्सपैंड हुए, सीक्वेंशियली 190 बेसिस पॉइंट्स का क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन। हालांकि मैपिंग हम साल दर साल करते हैं, लेकिन ग्रॉस मार्जिन की थोड़ी सी निगलिंग वरी है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन मतलब प्रोडक्शन एफिशिएंसी, वो कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब प्रोडक्शन एफिशिएंसी गिर रही है। नवीन सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या रॉ मटेरियल के कंसर्न्स वे करते हुए ग्रॉस मार्जिन्स में, या कुछ और है ये? जी, जैसा कि आप बात कर रहे थे, वेस्ट एशिया वॉर और उसके कैस्केडिंग इम्पैक्ट की वजह से जो कि कमोडिटी बास्केट है उसमें काफी तेजी है, और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस पे कॉस्ट प्रेशर था। हमने उसको ऑफसेट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीज भी लिया Q1 में, जो कि करीब 5% के करीब था। लेकिन उसके बावजूद हमने जो प्राइस इंक्रीज लिया वो हमने इस हिसाब से लिया कि हम अपना एब्सोल्यूट मार्जिन और एब्सोल्यूट प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर सकें, और उसके बावजूद, उस प्राइस इंक्रीज के बावजूद हमारा मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड था। बट जैसा कि आप देखेंगे, हमने अपनी बाकी फिक्स कॉस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज किया, और फिक्स कॉस्ट से उतनी एफिशिएंसी आने के बाद इवन ऑन अ क्वार्टर बेसिस हमारा एबिटा एक्सपैंड हुआ है। तो हमने क्या कहते हैं, ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा कैलिब्रेशन किया, बट ओवरऑल फ्रॉम अ प्रॉफिटेबिलिटी लेंस हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर इंप्रूव हुआ है। नहीं, ये सच है। एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ड्रॉप होते हुए नजर आए, तो था ले दे के मैनेज तो बढ़िया कर। ये रॉ मटेरियल का इश्यूज क्या थी? ये प्राइसिंग का इश्यू था उनकी, या इवन उनकी अवेलेबिलिटी का इशू आया था Q1 में? जी, प्राइसिंग का ज्यादा बड़ा इशू था, बट अवेलेबिलिटी का भी इशू था, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि एलएलपी एक बड़ा रॉ मटेरियल कमोडिटी है हमारे लिए। हमारे लिए वेजिटेबल ऑयल्स में आरएमओ, कोपरा,
आलमंड ऑयल, ये हमारे लिए बड़े वेजिटेबल ऑयल कमोडिटीज हैं। पैकेजिंग में पेट एक बड़ी कमोडिटी है, और इन सब का जो एक अवेलेबिलिटी था वो भी वोलेटाइल था, और प्राइसेस तो इन्फ्लेशनरी थे ही थे। तो ये दोनों को मैनेज करते हुए हमने एक कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीज ली, बट जो कमोडिटी में प्राइस इंक्रीज हुआ था उसकी वजह से एक मार्जिन, हल्का सा ग्रॉस मार्जिन लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन है, और कॉस्ट को मैनेज अच्छे से कर पाने की वजह से हम उसको ओवरऑल बॉटम लाइन को अपनी प्रोटेक्ट कर पाए। आलमंड ऑयल ये सब के ये मेरे जो बादाम सुबह खाने को मिलते हैं एकदम सूखे सूखे से होते हैं, ये आप ही उसके पीछे के कारण हो क्या? तेल आप निकाल लेते हो उसका? नहीं जी। अच्छा, पर ये जो क्राइसिस था, कंसर्न्स जो आपने मेंशन करी Q1 में, वो तो अभी भी लिंगर ऑन कर रहे हैं। इस वीक तो और सरदर्द बढ़ ही गया है वेस्ट एशिया क्राइसिस का। तो ऐसे में ये मान के चलूं कि ग्रॉस मार्जिन टफ जोन में इवन Q2 में रहेंगे, या जब तक ये क्राइसिस कंटिन्यू कर रहा होगा, लिंगर ऑन कर रहा होगा, ये चैलेंजिंग रहने ही वाला है हमारे लिए धंधे के हिसाब से? जी, देखिए ऐसा है कि जो हमारा आज का करंट कॉस्ट बेस है, इसमें पहले से अगर हम देखें तो जो पीक लेवल थे उससे गिरावट आई है। आप चाहे क्रूड भी देखें या क्रूड ड्रिंक भी देखें, बट फिर भी हम लोग प्री वॉर लेवल तक या नए नॉर्मल पे भी स्टेबलाइज नहीं हुए हैं। तो ये स्टेबिलिटी कितने दिन में आएगी ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, बट हम मंथ ऑन मंथ अपने आप को एक बेसिकली कैलिब्रेट करके अपने एक्शंस को देख रहे हैं कि हमें कैसे इन्वेंट्री बाय करनी है, कब कितना स्टॉक मेंटेन करना है, हमें कोई फर्दर प्राइसिंग लेने की जरूरत है या नहीं। ये हम अपना मंथ ऑन मंथ पे हम अपना एक्शन ले रहे हैं, और इसके साथ हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने एंड पे कुछ एफर्ट डाल रहे हो, कैसे बैलेंस करेंगे? चैलेंजिंग सिचुएशन अभी भी परसिस्ट कर रही है क्या? जैसे अब हर क्वार्टर में तो ऐसा होगा नहीं, परसेंटेज ऑफ सेल्स में जैसे मैंने कहा था एक्सपेंसेस वगैरह आपने एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह रिड्यूस करी थी, देयर इज अ लिमिट टू इट। तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो? क्या एड स्पेंड रिड्यूस करेंगे, या वो नो गो पॉकेट है, ब्रांड को तो वैसे ही खड़ा करना है हमको? तो कैसे बीटा लेवल्स पे मैनेज होने वाला है मामला? आप जब हर मंथ ऑन मंथ रिकैलिब्रेट कर रहे हो, रीअसेस कर रहे हो, उसके बाद प्राइस हाइक्स लेने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये नौबत आ रही है कि एक और प्राइस हाइक लेना पड़ सकता है हमको? अगर प्राइसेस हमारे बढ़ते हैं या सिचुएशन अभी गड़बड़ होती है, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन है। बट जब हमने प्राइस हाइक क्वार्टर 1 में लिया था, तो हमने ये अपना एस्टिमेट करके लिया था कि क्या हमारा एक स्टेडी स्टेट प्राइसिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा, और उसके हिसाब से हमने अपना लिया था प्राइस हाइक। अगर जो इन्फ्लेशनरी प्राइसेस हैं ये अगर और बिगड़ते हैं या ये कंट्रोल नहीं आते हैं, अगर अगले 2-3 महीने, हो सकता है हमें थोड़ा और प्राइसिंग एक्शन लेना पड़े। बट एज ऑफ नाउ अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अच्छा, ये जब आप दूसरा प्राइस आपने एक्शन ले रहे हो, प्राइस राइस ले रहे हो, नवीन सर, उसका मतलब क्या? प्राइस पॉइंट वही रख रहे हो, श्रिंकफ्लेशन वाला मामला है, ग्रामेज रिड्यूस कर रहे हो, या एक्चुअली ग्रामेज को आप छेड़ नहीं रहे हो, देयर इज अ लिमिट टू इट, अब प्राइस हाइक ही ले रहा हूं, सीधे भाव ही बढ़ा रहा हूं, क्या हो रहा है? आशीष जी, हमारा बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो नॉन प्राइस पॉइंट पोर्टफोलियो का है। अनलाइक सम अदर कंपनीज जहां पे हमारे लिए जो हमारा प्राइस पॉइंट पोर्टफोलियो है, यानी ₹10, ₹20, ये हमारा मेजॉरिटी पोर्टफोलियो नहीं है। तो हमारे मेजॉरिटी पोर्टफोलियो में जो ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है वो स्ट्रेट प्राइस इंक्रीज का होता है, यानी दाम को, अगर आपका दाम ₹50 है तो उसको 52 करना एक जो प्राइस इंक्रीज स्ट्रेट होता है। एमआरपी बढ़ाना वो हमारे लिए बड़ा मिक्स होता है, और एमएलएच को एडजस्ट करना जो कि ज्यादातर इंडस्ट्री करती है फिक्स प्राइस पॉइंट पैक्स पे, वो एक कम मेजर होता है। ना, उसका भी तो लिमिट होती है। आज नहीं तो कल ग्राहक समझ ही जाता है कम ही माल मिल रहा है, तो डाउन ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। खैर, अच्छा, आपके केस में जो Q1 में 25% साल दर साल का रेवेन्यू में जंप था, नवीन सर, उसका ब्रेकअप क्या है? मतलब कितना वॉल्यूम लेड था, कितना रियलाइजेशन, एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ रही थी, इसका ब्रेकअप क्या था 25% का? आप करीब करीब 60-40 समझ लें, वॉल्यूम लेड 60%, और बाकी सारे मेजर्स जो थे जिसमें प्राइसिंग है, जिसमें क्या कहते हैं आपका मिक्स चेंज है, वो सारे मेजर्स करीब 40% के करीब होगा। ठीक है, तो फिर तो तब तो ठीक है। वॉल्यूम रेट होना जरूरी है। प्राइस लेट बाजार को ज्यादा एक लिमिट तक ठीक रहता है, उसके बाद मामला फंसता है। तो आप कह रहे हो 60% वॉल्यूम लेट था, डिसेंट। हमारा वो हैवी लिफ्टिंग तो आपका वो आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल ADHO ही करता है। इस बार हालात कैसे थे? कोर फ्लैगशिप ने कितनी हैवी लिफ्टिंग करी? नॉन आलमंड वाला पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है? तो ऐसे एक तो कुल रेवेन्यूज का कंट्रीब्यूशन का मिक्स अप कैसा है, आलमंड और विदाउट बाकी वाला, और दोनों में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सेगमेंट्स में कैसे देखने को मिली सर?
तो आशीष जी, जैसे कि आप देखें ब्रॉडली करीब 80% हमारा जो मिक्स है वो आलमंड ड्रॉप से आता है। और आलमंड ड्रॉप पे जो हमने डिक्लेयर किया है कल, हमने बताया है कि जो ट्रांजैक्शन बेसिस पे, यूनिट ग्रोथ के बेसिस पे या एमएलएच एडजस्टेड ग्रोथ जिसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे हमारा लो टीन्स ग्रोथ रहा है। और ये हमारे पिछले क्वार्टर से थोड़ा बेटर था, इम्प्रूव हुआ है इस क्वार्टर में। और इसकी वजह रही है कि जो हमारे लोअर यूनिट प्राइस पॉइंट पैक्स हैं, उनमें हमने काफी तेजी देखी। जो नॉन आलमंड ड्रॉप पोर्टफोलियो, उसको हम ग्रोथ पोर्टफोलियो के नाम से रेफर करते हैं। उसमें हमने अगेन अपने सारे पोर्टफोलियो में सीक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ देखी है। और वो जो पोर्टफोलियो में सीक्वेंशियल ग्रोथ देखी है, उसमें एक और कैविएट है कि जो उसका एक बड़ा कंपोनेंट है, जो कि कोकोनट ऑयल है, बजाज नारियल तेल। उस बजाज नारियल तेल में एक्चुअली प्राइस रिडक्शन किया है हमने। तो वो प्राइस रिडक्शन के बावजूद हमारा रेवेन्यू ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में। और हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ है इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। और वो पोर्टफोलियो को हम एक स्टार्टअप की तरह देखते हैं कि क्या रन रेट पे हम चल रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं। तो हम उसकी प्रोग्रेस से खुश हैं। और उस पे हम ईयरली एक ज्यादा लार्जर डिटेल दिया करेंगे अपडेट, बट एज ऑफ नाउ उसकी प्रोग्रेस से खुश है। तो वो प्राइस कट तो इसीलिए हो रहा होगा कि कोपरा के प्राइसेस गिर गए थे तो इसीलिए पास ऑन करा था, यही रीजन होगा ना, या कंपटीशन था? जी जी, कोपरा प्राइसेस का बेनिफिट हमने कंज्यूमर को पास ऑन किया। हाँ। अच्छा, मैं इसीलिए, क्योंकि हम जिस कैटेगरी के राजा हैं वो हेयर ऑयल की, वो हाईली मैच्योर कैटेगरी, दिग्गज एफएमसीजी प्लेयर्स उस स्पेस में, अब तो वो डायरेक्ट D2C ब्रांड्स हैं, छाई हुई हैं। तो ये जो आपका ग्रोथ पोर्टफोलियो है, या जिसे मैं आसान शब्द में कहना चाहता था नॉन आलमंड वाला पोर्टफोलियो, आप खुश हो उसके स्केल अप को लेकर? क्योंकि आपके खुद के कोर पोर्टफोलियो को डिरिस्क करने के लिए उस ग्रोथ पोर्टफोलियो का स्केल अप होना और मीनिंगफुली स्केल अप होना बहुत जरूरी है। तो एमडी साहब, आप खुश हो क्या? आशीष जी, जैसे मैंने क्या कहते हैं अपडेट किया था, जब पिछला साल हमने FY26 क्लोज किया है, उसमें ये पोर्टफोलियो 225 करोड़ का था। और ये पोर्टफोलियो अब हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो गया है। तो हम अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो की प्रोग्रेस से खुश हैं। बट इसको मीनिंगफुल और स्केलेबल बनाने के लिए हमें इसको कई गुना ग्रो करना है। तो आई थिंक ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान है। ये एक कोई इमीडिएट एक्शन प्लान नहीं है जिससे हम एक क्वार्टर में हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा या मिक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बट हम इस पाथ पे बहुत क्लियरली कमिटेड हैं। और इस पे आपको थोड़े टाइम में, जैसे अगर हम साल 2 साल के इंटरवल पे देखेंगे, तो आपको इस पे एक अच्छा प्रोग्रेस देखने को चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो लास्ट टाइम मुझे याद है बात हुई थी। अब क्या करूं, स्टॉक गिरा हुआ है तो मैं हर मीन बैग निकाल रहा हूं, पर आप ठीक है डिफेंड कर रहे हो बढ़िया तरीके से। अच्छा, वो हमने लास्ट टाइम ये भी चर्चा करी थी कि आपका वो जो रूरल आउटरीच प्रोग्राम प्रोजेक्ट आरोहन, वो फेज 3 में है, जिसमें आप लोग अपने रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड कर रहे हो। रूरल रिकवरी पैची है, बल्कि कल शाम को आए इन्फ्लेशन नंबर्स भी डरा ही रहे हैं। उनके लिए रूरल, आई एम श्योर, दिक्कतें बढ़ रही हैं वापस। अर्बन भी बढ़ रही है लेकिन रूरल फास्टर पेस पे। कैसा रहा आपका रूरल पोर्टफोलियो? जी, पिछले क्वार्टर में रूरल की ग्रोथ अच्छी थी। और जो भी क्या कहते हैं मैक्रो कंसर्न्स हैं, एटलीस्ट वो आज के समय प्ले आउट होते नहीं दिख रहे हैं। तो आगे वेट एंड वॉच करेंगे, बट एज ऑफ नाउ रूरल में अभी स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हमें दिखना चालू नहीं हुआ है। रूरल अच्छा इसीलिए कर रहा है कि रूरल डिमांड वाकई बढ़िया है, या इसीलिए कर रहा है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ रहा है तो उस पाइपलाइन को स्टॉक करने की जरूरत है, इसीलिए बजाज कंज्यूमर ज्यादा अच्छा रूरल में कर रहा है? आशीष जी, मेरे हिसाब से मेरे को मैक्रो स्ट्रेस भी अभी ऐसा इतना नहीं नहीं दिखा दिख है। रहा। बिकॉज जो भी रूरल के जो हम इंडिकेटर्स देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या इस साल फसल का बेसिकली फसल को लेकर थोड़ी आशंका है, ये सारी चीजों को प्ले आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और डिमांड हमेशा एक लैग के साथ आती है। तो आई थिंक अभी इमीडिएटली इसका इमीडिएट डिमांड से कोरिलेशन निकालना थोड़ा हो सकता है जल्दबाजी होगी। और एज ऑफ नाउ हमें ऐसा ऐसा स्ट्रेस महसूस नहीं हुआ पिछले क्वार्टर। मैं समझ गया। एक जाते जाते, आज वो स्टॉक ऑफ 11% गिरा हुआ है। नवीन सर, आपका क्या मानना है? ये क्या ओवर रिएक्शन है मार्केट का, या वाकई रिस्क है इस बचे हुए साल में, आने वाले समय में, और उसको देखते हुए बाजार रीएडजस्ट कर रहा है, रीइवैल्यूएट कर रहा है वैल्यूएशंस कंपनी के? आप कैसे रीड करोगे इसको?
आशीष जी, हमारा काम है अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते रहना। हमें अपनी परफॉर्मेंस और अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरा विश्वास है और हम उस पे काम करते रहेंगे। हमें वैल्यू करना बाज़ार का आपका काम है, उस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। नवीन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। निफ्टी दिखा दीजिए, वीकनेस वापस आ रही है 24,050। हम दिन के लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सपायरी डे है 24,000 साइकोलॉजिकली और बिल्डअप के लिहाज से और प्रीवियस सेशन के क्लोज के लिहाज से हर पैमाने बड़ा इंपॉर्टेंट। उसी की दहलीज के आसपास कामकाज हो रहा है। ऐसे में डिटेल में समझिए मार्केट्स का मूड, मार्केट्स का रुझान और हमारा आपका अप्रोच क्या होगा कमाई का अड्डा में। नमस्कार।